जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आओ जाने अपना मध्य प्रदेश। ये आप जानते हैं कि हमारी ये वीडियो सीरीज चल रही आओ जाने अपने मध्य प्रदेश के नाम से, जिसमें हम मध्य प्रदेश की उन जानकारियों को जुटा रहे हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं और वो परीक्षाएं जो मध्य प्रदेश सरकार जो आपसे लेती है और आपको उन परीक्षाओं में पास होने के बदले में आपको नौकरी दी, उन परीक्षाओं की तैयारी हम कर रहे हैं इन वीडियोस के माध्यम से। तो मध्य प्रदेश से पूछे जाने वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर सकेंगे इन वीडियो के माध्यम से हम उनको देख रहे हैं। मतलब मध्य प्रदेश उस ज्ञान को जुटा रहे हैं, उन जानकारियों को जुटा रहे हैं जो सरकार के द्वारा ले जाने वाले एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इन पूछने वाली जानकारियों के उत्तर को खोजने में। ठीक है, तो आइए आज हमें अपना अगला टॉपिक पढ़ना मध्य प्रदेश का गठन, कि किस तरह से हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ। हम पिछले 3 वीडियो से हम चर्चा ही करते आ रहे हैं कि क्या हुआ, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, जैसा हुआ होगा, इतिहास में क्या घटनाएं घटी होंगी, भौगोलिक क्या परिवर्तन हुए होंगे। ये समय समय पर होते रहे हैं। भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन हुआ और राजनीतिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ और शासन में परिवर्तन हुआ और इतिहास में कई सारी घटनाओं ने ये परिवर्तन को लेकर आया है। तो आज हमारा जो 52 जिलों वाला मध्य प्रदेश है, वो 52 जिले किस तरह से गठित हुए, वो ये भारतवर्ष किस तरह से बना, इन सब की हम चर्चा करेंगे उनके साथ ही। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको छोड़कर गया था कि जैसे कि आपकी नर्मदा नदी एक छोटा सा हिस्सा बना लेते हैं हम, है ना। तो ये आपकी नर्मदा नदी है। इस नर्मदा नदी इस शाश्वत रही है, ठीक है ना। तो इस नर्मदा नदी के एरिया का निचला एरिया जो था उसको हम बोला जाता था सेंट्रल प्रोविंस बोला जाता था, ठीक है, या मध्य प्रांत उसको हम बोलते थे, या सेंट्रल इंडिया भी जिसको कहा जाता था। साथ ही साथ उसके निचले दक्षिण का एरिया जो था जिसे बरार भी कहा जाता था। तो इन पूरे को मिलाकर सेंट्रल प्रोविंस व बरार क्षेत्र कहा जाता था। साथ ही साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ रियासत भी हुआ करती थी आपकी, छत्तीसगढ़। उधर विदर्भ का क्षेत्र था। विदर्भ जो महाराष्ट्र आज वर्तमान महाराष्ट्र में है, एक जिला है विदर्भ, ठीक है। तो ये वो एशिया था। यहीं पर महाकौशल, मतलब ये छत्तीसगढ़, उसके ऊपर में क्या महाकौशल छोटी सी रियासत थी, ये छत्तीसगढ़ रियासत, ठीक। और फिर ऊपर में जो आप देख रहे हैं ये विंध्य प्रदेश था, छोटी सी भोपाल रियासत थी। यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर था मध्य भारत प्रदेश, मध्य भारत प्रदेश। बीच में आपको मिलेगी ये भोपाल रियासत आपको मिलेगी। साथ ही में यहाँ पर था बुंदेलखंड और बघेलखंड की जो रियासत थी उनको कन्वर्ट करके हमने एक क्षेत्र बनाया था, एक विंध्य प्रदेश तैयार किया था, ठीक है ना। ये इस मैप को आप इस तरह से इसको अपने दिमाग में रखें, इस बातों को अपने दिमाग में रखें। हम यहाँ तक आएंगे क्योंकि पिछली बार भी हम यहीं तक आके आपको छोड़ गए थे और आज भी शायद तक हम यहीं तक की चर्चाएं करेंगे, क्योंकि इसके पहले की घटनाओं पर हमें प्रकाश डालना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो हम बात करें कि 1947 से पहले की बात हम पहले कर चुके हैं। 15 अगस्त 1947 को हमने आजाद हो चुके हैं, आजादी पा चुकी, अंग्रेज लोग जा चुके हैं। पर जो अंग्रेज जा रहे हैं जब देश से, तो जा रहे हैं तो बड़ी अभी तो है तो बड़ी नाक में दम तो उन्होंने रहते की, और जाते जाते भी ऐसा नाक में दम करके छोड़ के चले गए कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि वो दर्द क्या है। वो दर्द हम रोज जीते हैं और रोज मतलब उन आंसुओं को हम पीते हैं। जो भी आप जैसा भी डायलॉग मार लें कि ये दर्द ये छोड़कर जा रहे हैं कि भारत 2 भागों में विभाजित हो रहा है। उन्होंने ऐसी स्थितियों को पैदा कर ही दिया था, रहते रहते उन्होंने ऐसी स्थितियों को पैदा कर दिया था कि भारत को विभाजित खंड खंड हो। वो अंग्रेजों की नीति में था कि जहां अफ्रीका महाद्वीप के देशों को देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप के देशों में वो कई हिस्सों में तोड़कर गए हैं। जब भी वो भारत से मतलब उन देशों को अगर आजाद करके गए हैं तो आजाद होने से पहले उनका नेतृत्व भी रहा, उनकी समस्या रही कि वो तोड़कर गए, क्योंकि ये शायद क्या पता उनके मन में क्या रहा कि देश कभी संगठित ना हो, या आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे और हम उधर लेकर मजा लूटते रहे। ये अगर हम शक्तिशाली, अगर भारत पाकिस्तान सोचो कभी हो जाए अगर एक, तो कितना शक्तिशाली होगा, ठीक है ना। अभी अकेले अकेले होने में भी दुनिया में बद नहीं रहे दोनों देश, ठीक है ना। तो फिर कितने शक्तिशाली होंगे। जो चीन के शरण में जाता है, अरे शरण में आना तो यहीं आ जा, अपने बाप की शरण में आ जा, वो तो पड़ोसियों के शरण में जा रहा है, जैसे पड़ोसियों ने पैदा किया, नहीं ना। चलिए तो अब ये तो उनकी समस्या। चलिए हम अपनी वीडियो को सीरीज को शुरू करते हैं। वो तो चर्चाएं हैं, वो जख्म है, वो बार बार रह उभरते हैं जब हम इनकी चर्चा करते हैं, है ना। क्योंकि जिसको देश से ज्यादा प्यार होगा तो वो तो ऐसे उसका खून तो खोलेगा भी, उबलेगा भी और कुछ ना कुछ निकलेगा भी उसके मन से, तो निकलता है। तो ये जब अंग्रेज लोग जब जा रहे हैं देश को, तो देश को ऐसे तोड़कर जा रहे हैं कि एक पाकिस्तान बन रहा हो और एक
हिंदुस्तान बन रहा है। और इसी बीच में विवाद पैदा हो रहा है। विवाद ये पैदा हो रहा है कि भारतवर्ष को जब छोड़कर जा रहे हैं तो इस भारतवर्ष में क्या है, किस तरह के राज्य था कि उन्होंने प्रशासनिक हिसाब से बांटा था, है ना, प्रशासनिक हिसाब से अपने अपने तरफ से बांटा था। तो जब अंग्रेज थे तो दो प्रकार के राज्य थे, दो प्रकार के राज्य थे। तो एक राज्य वो थे जहां पर डायरेक्टली अंग्रेजों का कब्जा था, मैं ये पिछले वीडियो में बता दें, डायरेक्टली अंग्रेजों का कब्जा था, वो वाले राज्य थे। और एक वो राय राज्य थे, रियासतें जो थी, बड़ी बड़ी रियासतें, दो प्रकार के राज्य वहां पर थे। कब, जब यहाँ पर अंग्रेजों लोग रह रहे हैं, वो 1948 तक, जब तक वो राज्य कर रहे हैं, ठीक है, जब अंग्रेजों ने हत्या ली तब तक की बात है। अंग्रेज लोगों के द्वारा शासित जो क्षेत्र थे वो डायरेक्ट अंग्रेजों के कब्जे में थे, भारत के क्षेत्र, और वो थी रियासतें। रियासतें जैसे कि इन्होंने क्या कर लिया था कि अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार कर लिया था। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि रियासतों के जो रजवाड़े राजा लोग थे, वो राजा लोग अपनी जन प्रजा पर राज्य करते थे, ठीक है ना, प्रजा पर राज्य करते थे, और प्रजा पर राज्य करते थे, और प्रजा से टैक्स वसूलकर एक बड़ा सा हिस्सा अंग्रेजों को दिया करते थे। मतलब अंग्रेज इन पर राज्य करते थे, और रियासत, है ना, अंग्रेज डायरेक्टली, जहां जहां अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था वहां तो डायरेक्ट अंग्रेज प्रजा पर, मतलब प्रजा पर डायरेक्ट अंग्रेज ही राज्य करते थे। पर जिन राज्यों में मतलब अंग्रेज डायरेक्ट नहीं थे, तो उनमें क्या था, अंग्रेज राजवाड़ों पर राज करते थे, और रजवाड़े राजा लोग जो थे वो रियासत, मतलब कि अपनी जनता पर शासन किया करते थे, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरा भारतवर्ष जो था वो अंग्रेजों का इस तरह से गुलाम बना हुआ था। गुलाम बना हुआ, तो दो प्रकार के राज्य हम कह सकते हैं देखने को हमें अंग्रेज जब रह रहे हैं, जब तक मिल रहे हैं। फिर होता क्या है, अंग्रेज जब 1947 के समय, 1947 और 48 के समय अंग्रेज लोग जो है वो इस देश को छोड़कर जा रहे हैं। जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर जा रहे हैं तो क्या है कि उस समय पर, ठीक है, अब अंग्रेज जो देश को छोड़कर जा रहे हैं तो एक आंदोलन, लड़ाई लड़ रहे थे, आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारी कांग्रेस समिति, हम जिसको कहें कांग्रेस पार्टी, जो वर्तमान की पार्टी नहीं, इससे और उसकी तुलना कहीं से कहीं तक नहीं की जा सकती, वो कांग्रेस पार्टी जो लड़ाई लड़ रही है आजादी की, उस को क्या मिलना था, उसके हिस्से में कौन सी भूमि आनी थी, तो उसके हिस्से में वो भूमि आनी थी आजादी के बाद, कि वो भूमि जिस पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था, वो भूमि सरकार की होनी थी, ठीक है ना। क्योंकि सरकार, है ना, तो सरकार का टाई अप जो इनके साथ था, मतलब अंग्रेजी सरकार का टाई अप भारतीय सरकार जो बनने वाली थी उसके साथ था। फिर रियासतों का क्या होता, तो ये भी तो छूट रही थी, ये रियासतें भी छूट रही थी, ये भी आजाद हो रहे थे, तो इनको क्या हुआ कि भारत बनेंगे, क्या बनेंगे। तो इनके सामने अब बात कर ले, हम छोटी सी बात को कर लें, तो इनके सामने, ये रियासतों के सामने शर्तें आई। शर्त ये आई कि जब अंग्रेज जब जा रहे हैं तो जख्म देकर जा रहे हैं, ऐसे तो जा ही नहीं रहे खरोच खरोच के, उसमें नमक डाल के जा रहे हैं, भारत की छाती को खरोच के और उसमें नमक भर कर गए हैं, पाकिस्तान बना कर गए हैं, ठीक है। तो नमक भरने की बात हुई, और ज्यादा मिर्ची भी, मिर्च मसाला भी भरने की इच्छा थी, वो तो भला हो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो नमक मिर्ची मसाला भरने ने दिया, नहीं तो न जाने क्या क्या होता, क्योंकि भारत में हल्दी भी होती है, उनने जाकर सब में हल्दी लगा दी, तो सारे घर ठीक हो गए, पटेल साहब की जय हो। तो हुआ ये कि रियासतों से ये कहा गया भैया कि एक तो बन रहा है पाकिस्तान नाम का देश, एक बन रहा है भारत नाम का देश, ठीक है ना, ठीक, भारत तो था ही, बन नहीं रहा, भारत तो था ही, बना तो पाकिस्तान है, भारत तो है ही है। तो उनसे कहा गया रियासत, तो भैया या तो आप जाके पाकिस्तान पर टिक लगा लो, फार्म दिया गया, फार्म दिया भैया कौन कहाँ कहाँ शामिल हुआ, है ना, कि या तो तुम पाकिस्तान के बाद तुम सामने वाले डब्बा में गोला काला कर दो या टिक लगा लो, या उनसे कहा कि भारत वाले गोले को काला कर दो आप, कि हम जा रहेंगे, और नहीं तो आप रहना चाहते हैं स्वतंत्र, तो हम स्वतंत्र इकाई बनकर एक स्वतंत्र देश बनकर रहेंगे, वो वाला गोला काल कर दो, तुम्हें जहां को गोला कालो करना ते पुराय वो कर दो। पर ये, ठीक है ना, पर ये तो बिल्कुल कुत्ता ही है, और क्या कर सकता है, जहां तक आप समझते हैं कुत्ती गाज क्या होती, तो ये तो सब सोच ही रहा था कि मैं समेट लूं सबको, कि इसको भी बुला लूं, उसको भी बुला लूं, इसको भी बुला लूं, और बड़े बड़े लालच दे रहा था। जोधपुर का राजा था, जोधपुर का दीवान जो है, राजा जो थे या जोधपुर के राजा साहब, उनका बड़ा वो दिया था कि हम आपको भारत से ज्यादा फैसिलिटी देंगे, हम आपको सबसे ज्यादा ये देंगे और वो देंगे, कागज दे दिया, बस गोला काला कर दो, वहां पाकिस्तान में शामिल होना। उनको कागज दिया, उनने कहा कि मैं थोड़ी देर सोचूंगा, तो उनने कागज वापस ले लिया, सोचो अब कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुरंत ही फैसला करने की थी, ऐसी उसको मतलब दे दिया था। वो तो खुश थे, करे वाह आप जिन्ना साहब, आप तो मजे दे रहे हैं, मतलब बहुत सारे, मतलब आप हमको इतनी सारी फैसिलिटी देने के लिए तैयार है, तो हम तो बिल्कुल सोचने का वक्त दो, सोचने का वक्त नहीं दिया उसने, बस तो नहीं हो पाया। और भला हो उस समय कि उन्होंने सोचने का वक्त मांग लिया, और उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि तय था कि सोचने के वक्त में आया कि पटेल साहब तो उसे पोटी लेंगे, क्योंकि उधर जिन्ना लगा था कि हम राज्यों को खींच लें, इधर पटेल साहब रहे कि ये जो भारतवर्ष है इसको मोतियों में पिरो दिया जाए। तो पटेल साहब का हम ये देश बहुत, ये जो एक
कितना सुंदर नक्शा देख रहे हैं ना, वो किसी एक शख्सियत में है। पटेल साहब उनका उनका ऋणी है, उनका गुलाम है, उनका ऋणी रहेगा, गुलाम तो नहीं है, भारतवर्ष है हमारा, तो उनका ऋणी रहेगा। हम उनसे ऋण को कभी नहीं चुका पाएंगे, जो उन्होंने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद इन राज्यों को एक माला में पिरो दिया कि 500 कितनी रियासत थी उस समय, 565 562 रियासतें लगभग उस समय थी। उन 562 63 रियासतों को जो जिनको शामिल होना था पाकिस्तान, जिनसे बनना था बन गया, पर बाकी को उन्होंने एक धारा में प्रो कर दिया। इतना सुंदर सा है। इस पे तो हम कभी भी चढ़ाई करके कभी भी अपना ले ही लेंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से तो कभी भी सीटी मारना, सेना को आदेश देना, थमा देना, कट से बस लाहौर तक कभी भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। चाहे क्योंकि अभी क्या है कि अपने पास पैसे नहीं, तो अपन तो चीन वालों से बनवा रहे हैं कि भाई ये बना दो सब कुछ, बाकी तो है तो अपना है कि नहीं, करना है अपन, ठीक है। तो स्वतंत्र रह सकती, तो ये अब कई लोगों ने कई लोगों ने तो यहाँ टिक लगा दिया, कई लोगों ने यहाँ टिक लगा दिया, तो भारत है ना, तो जो ज्यादा टिक कहाँ लगा, तो पटेल साहब ने सबसे टिक लगवा लिया, बुलवा बुलवा के आओ टिप का लगाना, किसी पढ़े लिखे नहीं तो हाँ टिक लगाना, अंगूठे ही लेके जाओ तुम तो ठीक है ना, और अपने खून से लगा के जाओ, सब लोग शामिल हो गए। कुछ लोग जो थे सरफरेज हो गए, जैसा कि ये हैदराबाद जो देख रहे हैं, जो आज आंध्र प्रदेश राज्य जो है, वो उस जमाने में हैदराबाद रियासत थी। तो हैदराबाद का निजाम क्या लगा, नहीं मैं पाकिस्तान जाऊंगा, जहाँ इससे मिलूंगा, ठीक है ना, जो चीज जहाँ से आप किस तरह से मिलता, कहाँ से इधर से समुद्र से लेके जाता वो, क्योंकि यहाँ तो जान नहीं देते अपन, यहाँ से जाता वो कैसे मिलता है, उसकी भौगोलिक सीमा तो लगे नहीं रही थी, पर वो माना जा रहा था कि पाकिस्तान में शामिल हुआ। चलो वो तो बहुत बात की बात, ये भारत ये इतना सा मध्य प्रदेश देख रहा है, इसमें छुटकू से ये भोपाल जो है वो अलग रियासत थी, जो भोपाल राजधानी आज जिसको हम बोले वो भोपाल अलग रियासत थी। वो भोपाल का जो नवाब था वो माना जा रहा था पाकिस्तान में मिलूंगा। सोचो कि कितना बिल्कुल सटिया ही गया था कि पाकिस्तान में मिलने की बात कर रहा है ना, पाकिस्तान में मिलने की, वो जहां है पाकिस्तान, जहां है भोपाल, जहां है कुन्नू सा है भोपाल के, है ना, कि भारत के अंदर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल, वहां करा था जहां जाके मिलूंगा मैं। सोचो अब इसके साथ बैठ कर बगावत कर रहा था भारत के खिलाफ। फिर भी 1 जून 1947 को इसका विलय हो जाता है, कि इसमें हमारे भारत में विलय हो जाता है। तो ये जो कहानी है इन रियासतों की है, ठीक है। तो इन रियासतों की ये कहानी, इस तरह से ये रियासतें जो है हमारी, फिर जैसे तैसे करके ये रियासत जो है मिल जाती हैं। तो भारत इनको हमने मतलब यहाँ जूनागढ़ रियासत जो है, जूनागढ़ रियासत को हमने जनमत के संग्रह के आधार पर भारतवर्ष में शामिल कर लेते, क्योंकि बाकी सभी रियासत जैसे तैसे मान गई थी। 4-5 रियासतें जो थी वो दर्द दे रही थी। एक तो जम्मू कश्मीर रियासत जिसकी खामियाजा आज वो भुगत ही रहा है, ठीक है ना। दूसरी रियासत जो थी वो हमारी ये हैदराबाद रियासत थी, हैदराबाद का निजाम जो था वो तकलीफ दे रहा था। दूसरा जूनागढ़ का जो भी थे राजा थे, महाराजा जो राजकुमार थे जूनागढ़ के, वो तकलीफ दे रहे थे, और ये भोपाल वाला उछल कूद मचा रहा था। ये 4 लोग ज्यादा टेंशन दे रहे थे। तो हैदराबाद को तो हमने सरेंडर करवा लिया था बंदूक के आधार पर, मतलब कि बिल्कुल सैनिक कार्रवाई के द्वारा। यहाँ जूनागढ़ को रियासत जो थी उसको जनमत संग्रह के आधार पर मना लिया था, और भोपाल को तो करवाई लिया था, ठीक है। वो जाता कहाँ, बिल्कुल पटेल साहब तो झंझा के बैठ गए थे कि जब तक तू साइन नहीं करेगा मैं जाने वाला नहीं, तो करवाई लिया था। फिर दिक्कत जहां हुई कि इसमें जम्मू कश्मीर रियासत में दिक्कत जो हुई, और वो दिक्कत आज भी बनी हुई है। थोड़ी सी भूल चूक जो हो गई उस समय की, वो भूल चूक कितनी बड़ी है ना, कि अगर आप बड़े पद पर आ गए हो, बड़े लोग बन गए हो, तो आपसे तो भूल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी भूल बहुत बड़ी भूल होगी, बहुत बड़ा दर्द बन सकती है, क्योंकि आप उतने बड़े हो। तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री और जो भी रहे हैं उस समय किस तरह से इस पर मतलब क्या कार्रवाई करनी थी, और किस तरह की कार्रवाई की गई, जो आज तक हमारे लिए दर्द बना हुआ, वो दर्द हम कभी फिर पढ़ेंगे, फिर कभी जानेंगे। तो ये सारी चीजें हमारी चल रही थी। तो अब हुआ क्या कि पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, और जिनको स्वतंत्र रहना था या नहीं रहना था वो भी हो गया, ये रियासत बन गई। अब हुआ क्या कि मैंने शुरुआत में क्या कहा था कि जब अंग्रेज रह रहे हैं इस देश में, तो 2 प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। इस नक्शे को अब यहाँ से हम हटा लेते हैं, इसकी आवश्यकता कम ही पड़ेगी, ठीक है। तो हमें ये कहना है कि मध्य प्रदेश की 2 प्रकार की रियासत है, अंग्रेजी रियासत, जिस भूमि पर अंग्रेज रहते हैं वो, जिन पर डायरेक्ट कब्जा अंग्रेज का, और फिर है रियासत है वो। अब अंग्रेजों ने भारत को सौंप गए हैं, और भारत आ गया है, पाकिस्तान अपना हो चुका है, भारत अपना हो चुका है, जैसा जैसे करके भारत का पुनर्गठन हो चुका है। और 1947 पे अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं 1947 48,
है ना। 1900 मतलब अब 1948 आ ही गया है, इतनी घटनाएं घट चुकी, क्योंकि उस समय बहुत सारी घटनाएं देश में घट रही है। एक सबसे बड़ी घटना यही थी कि देश को एक राह में, एक माला में कैसे पिरोना है, ये सबसे बड़ी घटना थी। अब 1956 तक की घटना क्या है तो देखो, तो यहाँ तो 1947 तक की घटना की भारत का नक्शा कुछ इस तरह का था, अंग्रेज और रियासतें। 1948 में नक्शा कुछ ऐसा आया कि हमने जो हिस्सा बना लिए, तो हमने हिस्से बना लिए क्या, हमने भारतवर्ष को इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। मतलब जो राज्य थे, जो रियासत थी, हमने उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। कैसे, पार्ट ए है ना, फिर पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। हमने भारतवर्ष का नक्शा कुछ सीमाएं कैसी रही होंगी, पर विभाजन इस तरह था। वो सीमाएं कैसी रही होंगी वो तो भूगोल के नक्शे में देखना पड़ेगा, बट विभाजन इस तरह से था। पार्ट ए वो शासन था, पार्ट ए में वो जमीन का हिस्सा या वो प्रशासनिक इकाइयां शामिल थी जहां पर डायरेक्ट अंग्रेजों का शासन था। जहां डायरेक्ट अंग्रेजों का शासन था उसमें पार्ट ए शामिल था, जहां है ना। फिर पार्ट बी में वो हमारी वो हिस्से शामिल थे जहां पर जो भारतवर्ष की बड़ी बड़ी रियासती, बड़ी बड़े राज्य रजवाड़े थे, वो बड़े बड़े राज्य रजवाड़े, बड़ी बड़ी रियासतें जो शामिल थी, वो पार्ट बी में शामिल थी। फिर पार्ट सी में जो थी, तो भारतवर्ष की वो छोटी छोटी राज्य रियासतें जो थी वो इसमें शामिल कर ली गई। और पार्ट डी में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जो था, है ना, उसको शामिल किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसको शामिल किया गया। ठीक है, तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, इस तरह से भारतवर्ष का नक्शा बना होगा। भौगोलिक नक्शा किस तरह से होगा वो उसको दिखाया तो नहीं जा सकता, पर जो भारतवर्ष में इकाइयां जो बनाई गई या जो राज्यों का विभाजन किया गया वो इस तरह से बनाया गया। जैसे आज वर्तमान में 2 इकाइयां चलती, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो है ना, तो वहां पर बनाया गया कि इस 4 इकाइयों के माध्यम से राज्य चल रहा है। ठीक, अब इसी बीच में ये राज्यों को बना लिया है, शासन व्यवस्थाएं बना ली हैं। वहां हम पर क्या, 1948 के समय हम भारत पाकिस्तान का युद्ध भी लड़ रहे हैं। यहाँ राज्यों को भूख, मतलब गरीबी से हम परेशान भी, वहां मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं से एक साथ जूझने का काम चल रहा है। बहुत बड़ा मतलब वो जो इस शासन व्यवस्था को संभाल रहे थे, वो लोगों से पूछो उनके ऊपर कितना ओवरलोड था। ये कह लीजिए कि वो सो भी नहीं पा रहे थे, इतना प्रेशर रहा होगा इस देश को उस समय 1947 के बाद से संभालने में। ये सब चल रहा है, एक तरफ से ये सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, इसी बीच ये सब ठीक ठाक है जो भी है, इसी बीच एक आग लग रही है, एक आग सी सुलग रही है इसी बीच। ये जो विभाजन जो वो अच्छा नहीं लग रहा। वो आग ये आ रही है, नीचे से आग उठ रही है, जनता से डिमांड उठ रही है कि भारतवर्ष को जो विभाजन किया जाए, भारत के राज्यों को जो बनाया जाए, भारत के राज्यों को भाषाओं के आधार पर, भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन किया जाए। ये आग एक उठ रही। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 1928 में एक समिति बनती है ना, कि राज्य मतलब कि हम अंग्रेज हैं इस देश में, अंग्रेज से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अंग्रेज से लड़ाई लड़ते समय हम अपने देश की कल्पना कर रहे हैं। उस कल्पना में ये कल्पना आई थी 1928 में कि जब हम देश को हम अपने हाथ में लेंगे, तो हमारा प्यारा भारत देश को हम किस तरह से बांटेंगे, मतलब कि किस तरह के उसमें राज्य होंगे और इन राज्यों को कैसे बनाएंगे। तो उसमें 1928 में नेहरू रिपोर्ट या मोतीलाल नेहरू द्वारा जो समिति, जो उस समय वो अध्यक्ष थे, कर रहे थे, उन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उस नेहरू रिपोर्ट में हमारे सपनों के भारत का राज्य कैसे होंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारे सपनों के भारत के राज्य ऐसे होंगे कि वो सांस्कृतिक, सामाजिक, वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था और साथ ही साथ उसमें क्या था, भाषाई आधार को भी शामिल किया था कि इस तरह से हम राज्यों को बांटेंगे, हमारे राज्य ऐसे बटे होंगे। पर उस समय उनकी सोच में भाषाएं मूल नहीं थी, केवल भाषाएं मूल नहीं थी। आज जो आप 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो देख रहे हो, उनके मूल में मुख्यतः है भाषा, कि इनको भाषाई आधार पर बांटा गया है। बट उनके मूल में ये नहीं था, भाषा थी बट तब नहीं थी। ठीक है ना। और ऐसे ही 1920 में लगभग गांधी जी ने अपने कंट्रोल में लिया था, तो वो भी कुछ इसी तरह के सपनों को देख रहे थे कि जब हम देश को आजाद करेंगे तो हम अपने राज्यों को ऐसे बनाएंगे। फिर हमने आजाद किया और हमने राज्यों को ऐसे और सब चलते चलते आके हम आजाद होने के बाद हमने राज्यों को ऐसे बना लिया। पर वो आग लगी हुई थी
और आग किसी के सीने में भड़क रही थी, भड़क रही, तो भड़कते 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 इतनी भड़की तो डिमांड उठने लगी सभी जगह की राज्यों, भारत के राज्यों का जो विभाजन किया जाए वो भाषाई आधार पर किया जाए। ये राज्य उठ रही, ठीक है। तो ये मतलब ये सबको भा नहीं रहा था, सभी को भारी रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो भाषाई आधार पर राज्यों की विभाजन की, मतलब विभाजन तो नहीं, भाषाई आधार पर राज्यों की गठन की मांग उठने लगी। अब मांग उठ रही तो मांगों को पूरी करना, क्योंकि जनता के बीच से ये मांग उठ रही तो इसको मांग को पूरी भी करना रहेगा। तो इस मांग को, भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को पूरी करने के लिए आप अच्छा होगा कि ये जानकारियां जो लिखी हूँ उनका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर स्पेस को खाली करना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि हमें इन बातों तक पहुंचना है कि ये मैंने क्या बनाया है कि सीपी बराबर छत्तीसगढ़ महाकोशली क्या है, यहाँ तक हमें पहुंचना है। इसलिए थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके, जैसा भी आपने मैंने बोल दिया समझ लिया होगा, समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ क्योंकि मुझे कुछ और आगे बढ़ना है। तो अब हम पहुंचे, हमारी गाड़ी पहुंची कि हम जो है भाषाई आधार पर इस देश, भाषाई आधार पर डिमांड हो रही है कि एक भाषाई आधार पर राज्यों की मांग की बात की जाने लगी है। 5-10 मिनट और लेते हैं आपका, ज्यादा नहीं लेंगे। भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठ रही है, तो इस भाषाई आधार पर राज्यों की जो मांग उठ रही है इसको पूरी करना भी सरकार की जवाबदारी होती है। तो उसी समय हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक व्यक्ति हैं, जज जो है ना, तो एस के धर कृष्ण है ना, श्याम कृष्ण धर जो है, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं धर आयोग। धर आयोग बना दिया गया और धर आयोग को काम सौंपा गया कि बताओ भैया कि क्या तुम्हें ये नक्शा सही नहीं लग रहा, क्या इस तरह से विभाजित राज्य को सही नहीं लग रहा है? तो नहीं लग रहा तो आप बताओ क्या भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन करना सही है या गलत है? ठीक है, तो धर आयोग को ये काम सौंप दिया गया। धर आयोग ने अल्टा पलटा मारा, देखा, सब कुछ देखा, पूरा नक्शे पर नजर मारता है, क्या क्या कैसी कैसी स्थितियां आई, बहुत समय लगाता है। समय लगाने के बाद धर आयोग फिर अपनी रिपोर्ट कहता है, और धर आयोग कहता है कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना सही नहीं है। गठन मतलब राज्यों का पुनर्गठन जो होना चाहिए वो प्रशासनिक आधार पर उस राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। तो पुनर्गठन होना चाहिए, तो अच्छा क्लियर कर, ठीक है। तो अच्छा ऐसा है, धर आयोग की बातों पर समिति कहा गया ऐसा है, तो फिर धरा आयोग की बात सही है या नहीं, उस आयोग की बात जांचने के लिए एक समिति बना दी गई, जेबीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और वल्लभ भाई पटेल, इनकी एक समिति बना दी जाती है कि भैया इस समिति का काम कहा था कि ये धर आयोग ने सही बात कही कि नहीं कही। तो ये समिति फिर अब जांच पड़ताल करती है, और समिति भी एक तरह से उस पर पहुंचती है, एक नतीजे पर यही पहुंचती कि भाषाई आधार ठीक नहीं है, प्रशासनिक आधार ठीक है। प्रशासनिक आधार को सही था, और सही भी होता नहीं होता बात की बात है, पर प्रशासनिक आधार ठीक है, ठीक है। क्योंकि भाषाओं से हमेशा विवाद उठेंगे, उठते रहे हैं, तो ऐसी कोई क्या कि ये सोच में रहा होगा कि कोई विवाद का कोई मतलब रहे नहीं, क्योंकि धर्म जाति से तो आज भी हम विवाद से आज भी परेशान है। भाषा का विवाद है ना, भारत तो भारत होना चाहिए, भाषा क्या है ना। पर क्या है कि भाषाओं से लगाव होता है, मोह होता है, मोह, उस मोह के चक्कर में ये आज जो राज्य जो है विभाजित हैं, क्या रहे होंगे वो तो बात की बात है। तो जेबीपी समिति ने कह दिया प्रशासनिक आधार ठीक है, बट नहीं 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 नहीं, पर विभाजन क्या हो गया? तो भैया हो क्या रहा था, वो क्या रहा था, मांग उठ रही थी, कहां से डिमांड उठ रही थी? जनता से, और जनता से उठ रही थी, और अहिंसात्मक रूप से डिमांड उठ रही थी, ठीक है। तो मांग उठ रही जनता से, तो वहां है आपके देश में एक है हैदराबाद नाम का शहर है, वो कभी जमाने में हैदराबाद रियासत हुआ करती थी। तो हैदराबाद जो स्थिति है, तो यहाँ हैदराबाद नाम का एक तेलुगु भाषी राज्य है, मां डिमांड हो रही कि हमारे हैदराबाद को तेलुगु भाषी राज्य का दर्जा दिया जाए, हमारे हैदराबाद को तेलुगु भाषी राज्य का दर्जा दिया जाए। मैं आपको एक बार पुनः नक्शे में दिखा देता हूँ, ये है आपका, देख लो भैया, ये है यहाँ पर, ये आपका हैदराबाद है, ये हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी बना हुआ है, ये आंध्र प्रदेश है आपका ये। तो इस एरिया में यहाँ पर डिमांड उठ रही है कि हमारे राज्य को, यहाँ पर तेलुगु भाषा बोली जाती है, हमारे राज्य को तेलुगु भाषी राज्य का दर्जा दिया जाए, ठीक है ना। और ये आंदोलन धीरे 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 करके उग्र होता जा रहा है। उन हैदराबाद राज्य में एक व्यक्ति हैं श्री रमल्लू पोटारमैया, मैं नाम लिखता हूं उनका बहुत ही सम्मानित तरीके से, श्री रमल्लू पोटारमैया। ये श्री रमल्लू पोटारमैया जो है, ये हैं
इस राज्य की मांग के लिए अनशन पर बैठ जाते हैं, और अनशन पर बैठ जाते हैं तो अनशन पर बैठने के साथ 52वें दिन इनकी 52-53वें दिन जाकर इनकी मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल गांधी के पुनः वक्त रहे, पूरे पक्के वक्त थे, और वो उसका यूज करना चाहते थे अनशन का, आमरण अनशन का, और जाकर उनकी 52 दिनों में मृत्यु हो जाती है, और ये आंदोलन और उग्र हो जाता है, बहुत सख्त हो जाता है। इसी समय पर नेहरू जी आते हैं, नेहरू जी कहते हैं कि भैया इसका गठन जो है कि हैदराबाद राज्य का गठन 1952 की घटना है ये, 1952 में हैदराबाद राज्य का गठन जो होगा भाषाई आधार पर होगा। ये उनको कहना पड़ा, करना ही पड़ेगा, अब तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस आंदोलन को शांत करने के लिए, कोई तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, कोई पॉजिटिव विकल्प लेना पड़ेगा, तो फिर मजबूरन में उसको हमें ये बात को कहना पड़ा। जब हैदराबाद राज्य अगर की डिमांड जो है उठेगी भाषाई आधार पर, तो निश्चित है कि फिर दूसरे राज्य भी डिमांड करेंगे, तो दूसरे राज्य भी डिमांड करेंगे, तो दूसरे राज्यों की डिमांड सही है या गलत है या जो भी है, तो क्या लगा कि चलो भैया ऐसा करके देख ही लेते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या कि भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन हो सकता है, तो देखते हैं। तो क्या हुआ, तो ये आप समझ लिया होगा, देख लो श्री पुट्टरामैया को स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें आप, जैसा भी है। फिर वो क्या रहा है, बहुत अच्छे से समझिएगा, फिर हो क्या रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा, मजा आते जाएगा धीरे धीरे करके। तो अब देखिएगा हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये धरायु का काम हो चुका है पूरा, इन्होंने सब कुछ कर दिया गया और उन सारी बातें बता दी गई। तो हम 1953 में क्या कह रहे हैं कि भैया हम देख लेते हैं कि हमारे इस देश का, हमारे इस प्यारे से देश का विभाजन क्या भारत भाषाई आधार, मतलब विभाजन नहीं, पुनर्गठन राज्यों का, जो हमारे देश में ये राज्य हैं, अभी राज्यों की स्थिति ऐसी है, इन राज्यों का गठन, पुनर्गठन जो है भाषाई आधार पर हो सकता है क्या। तो फिर हम एक 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य पुनर्गठन आयोग। इस राज्य पुनर्गठन आयोग की जो अध्यक्षता कर रहे हैं, वो इस राज्य पुनर्गठन आयोग की हमारी अध्यक्षता ठीक ठाक चल रहा कि नहीं, हाँ चलो सही, ठीक ठाक चल रहा है। तो अध्यक्षता जो कर रहे हैं वो फजल अली जो है, फजल अली साहब जो है, वो इस राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता कर रहे हैं। साथ ही में जो है, जो उसमें पंडित हृदयनाथ कुंजरू, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, और एक और व्यक्ति के.एम. पाणिक्कर नाम के व्यक्ति हैं, के.एम. पाणिक्कर। के.एम. पाणिक्कर नाम के व्यक्ति जो हैं वो इस आयोग में शामिल हैं, अन्य सदस्यों के रूप में ये शामिल हैं। ये आयोग क्या कर रहा है, ये आयोग को गठन कर दिया गया है, और ये आयोग जो है वो अपना काम का 1953 में जैसे ही गठन होता है और अपना काम करना चालू करता है, और काम करना चालू करता है, तो ये आयोग जो है वो इस तरह से, मतलब कि पूरा इन पर नजर मारता है, पूरा चश्मा उठा के बार बार नक्शा को देखता है, फिर वहां की पूरी किताबों को पढ़ता होगा, संस्कृतियों को पढ़ता होगा, क्या क्या पढ़ता है, तो ना जाने क्या क्या जो कुछ किया होगा, चश्मा उठा के आँख पहुंच देखता होगा, और फिर पूरा जैसे कि 1-1.5 साल में उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1954 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, और उस रिपोर्ट में ये आता है कि भैया राज्यों का जो गठन है किया जा सकता है, मतलब भाषाई आधार पर किया जा सकता है, और राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर जब किया जा सकता है, तो हम निकल कर आते हैं इनकी रिपोर्ट से 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जा सकते हैं, इनकी रिपोर्ट के अनुसार। तो 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों की उन्होंने अनुशंसा करते हैं, मतलब कहते हैं कि ये हम इन राज्यों को, हम अपने भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन करेंगे, तो 14 मतलब बनाना ही है, इनसे कहा गया था कि बनाना है, आपको ऐसी रिपोर्ट बनाना है, ठीक है, बनेंगे नहीं बनेंगे अब ये बात नहीं थी, मुद्दा ये था कि अब इनको बनाया था, तो कैसे बनेंगे, तो इन्होंने कहा ये ऐसे बनेंगे। ये जो कैटेगरी थी वो इस कैटेगरी में हम 14 राज्य बना सकते हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना सकते हैं। अच्छा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है, तो राज्य तो आप समझते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कभी हम अलग से चर्चा करना पड़ेगा क्योंकि बड़ा लंबा विषय है, हम मध्य प्रदेश को पढ़ रहे हैं ना कि राज्यों को या इंडिया को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो केंद्र, तो अब देखो अब हुआ क्या, अंग्रेजों के समय की कैटेगरी याद करो कि अंग्रेज जहां डायरेक्ट शासन करते हैं और रियासत होती है, फिर उसके बाद हम आजाद हुए तो हमने ये इस तरह का कैटेगराइज किया। अब राज्यों का 1954 तक ये रिपोर्ट आ रही, तो वो रिपोर्ट ये कह रही कि हम राज्यों को इस तरह से बना देंगे। तो ये हुआ कि भैया अब जो राज्य जो है राज्य बनेंगे और केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे, मतलब वर्तमान में जिस ढांचे में हम रह रहे हैं, जिस प्रशासनिक व्यवस्था में रह रहे हैं, वो ये वाली है,
ना कि ये वाली 1956, ये वाली जो व्यवस्था थी वो 1956 में खत्म हो गई। मतलब 4 कैटेगरियों को खत्म करके हम 2 कैटेगरी बना लेते हैं। वो 2 कैटेगरी में से एक तो 14 राज्य बनेंगे और बाकी 6 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। ठीक है, और 14 राज्य जो बन रहे हैं, उन 14 राज्यों में से एक प्यारा सा राज्य आपका बनने वाला है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश किस तरह से बनेगा? भाषाई आधार से बनेगा। और भाषाई आधार में मध्य प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है। तो हम वो भूमि के उस हिस्से को, इस भारतवर्ष की, ये भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष में जहां तहां है ना भाषाई आधार से बन रही है, तो हम भाषाई आधार पर बनाएंगे। तो फिर हमने एक सबसे पहला राज्य जो इसकी डिमांड उठ रही थी हैदराबाद, तो सबसे पहले हैदराबाद, तो एक नया राज्य बन गया तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश का गठन होता है। फिर उसके बाद सभी राज्यों का ऐसे ऐसे करके गठन होता है। तो उसमें उसी क्रम में मध्य प्रदेश का नंबर आता है कि उसका भी आधार मतलब भाषाई आधार पर गठन होगा। तो क्या होगा कि यहाँ पर वो राज्यों को मिलाया गया जो तेलुगु बोलते थे। तो यहाँ पर हम कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पर उन राज्यों को मिलाया जाएगा जो हिंदी भाषा बोलते हैं। और हिंदी में भी कई सारे डिफरेंस है कि भाषा मतलब कि हर 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर पर भाषा बोली बदलती जाती है भारत की। तो ये स्थिति यहाँ और सच्चाई भी यही है। तो किस तरह से मध्य प्रदेश का गठन होगा, कौन कौन से राज्यों को इस मध्य प्रदेश में जुटाया जाएगा, कौन कौन से हिस्सों को मध्य प्रदेश से हटाया जाएगा, ये सारी बातों को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए हमारे लगातार इन वीडियोस को, और देखते रहिएगा, क्योंकि बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए हम बस इतने ही आज इसकी चर्चा हम यही समाप्त करते हैं। मैंने कहा भी था कि हम यहाँ तक पहुंचना है हमें। तो पिछली बार भी हम यहीं तक पहुंच पाए थे। अब इसके आगे की चर्चा मतलब ये क्या है, ये मैं क्या बार बार बना सीपी बना, ये क्या क्या चीजें बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये अगले वीडियो में निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए बने रहना, आपके अगले वीडियो तक के लिए आपको रहना पड़ेगा इसमें। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और तब तक के लिए जय हिंद।